हेलो, मैं डॉक्टर शरद भट्ट, वरिष्ठ प्रवक्ता, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रामनगर में इतिहास विभाग में कार्यरत हूँ। मेरा आज का विषय है कांग्रेस और कांग्रेस के पूर्ववर्ती राजनीतिक संगठनों की स्थापना और उद्देश्य। ये ठीक है कि 19वीं शताब्दी में हमने भारत में ब्रिटिश शासन और उसकी नीतियों के विरोध में उपजे सामाजिक सांस्कृतिक सुधार आंदोलन को देखा था। और ये भी ठीक है कि सामाजिक सुधार आंदोलन के अग्रणी प्रवक्ता राजा राममोहन राय की कुछ मांगें राजनीतिक स्वरूप लिए हुए थीं, जैसे प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी या प्रशासन के उच्च पदों पर भारतीयों की नियुक्ति या फिर न्यायपालिका और कार्यपालिका को अलग-अलग करना। पर ये भी ठीक है कि 1836 से पहले हमें कोई भी ऐसे विशुद्ध राजनीतिक संगठन के अस्तित्व के दर्शन नहीं होते जो विशेषतः और मूलतः शासन के स्वरूप और उसकी नीतियों में बदलाव की मांग से जुड़ा हुआ हो। भारत में ब्रिटिश राजनीतिक सत्ता की स्थापना के अप्रत्यक्ष प्रभाव में राजनीतिक चेतना भी थी। ये औपनिवेशिक शिक्षा का बढ़ता हुआ प्रभाव या फिर भारतीयों में उस शिक्षा के माध्यम से नए मूल्यों की संरचना और प्रशासन के विरुद्ध बढ़ते हुए असंतोष का नतीजा ही था कि आरंभ में ये ठीक है, मुख्यतः उच्च वर्ग, भूस्वामी वर्ग के केंद्रीकरण के बाद हम 19वीं शताब्दी की प्रथम अर्धशती में राजनीतिक संगठनों के उभार को देखते हैं जो निरंतर कांग्रेस की स्थापना तक जारी रहा। असल में राजनीतिक संगठन का आशय ही जैसा स्क्रीन पे आपको दिखता है एनी फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड नेम ग्रुप दैट ट्राइज टू इन्फ्लुएंस द पॉलिसी डिसीजन ऑफ पब्लिक ऑफिशियल होता है। यानी सरल भाषा में राज्य की नीतियों और उसके प्रभावों के संदर्भ में जो संगठन मुख्यतः अपनी मांगों को लेकर के केंद्रित होता है, उठाता है, उसे राजनीतिक संगठन कहते हैं। ऐसा पहला संगठन, जैसा कि आप स्क्रीन में देखते हैं, कांग्रेस से पहले ही स्थापित हो चुका था। 1836 में कांग्रेस बंगाल में बंगभाषी पत्रिका के रूप में पहला संगठन अस्तित्व में आता है, लेकिन वास्तविक रूप में 1838 में लैंड होल्डर सोसाइटी के रूप में बंगाल में पहला राजनीतिक संगठन प्रकट हुआ और कार्यरत हुआ। ठीक उसके 5 साल बाद 1843 में बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी की स्थापना हुई, जिसके संस्थापक बने द्वारिकानाथ टैगोर। 1851 में लैंड होल्डर सोसाइटी और बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी दोनों ने अपने आप को आपस में मर्ज किया और एक नई संस्था सामने आई जिसका नाम था ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन या ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। ये स्पष्ट है कि 1850 तक विशुद्ध रूप से संपन्न और ग्रामीण जमींदार वर्ग के लोग ही इस संगठन के साथ जुड़े हुए थे। और ये भी सच है कि उनकी मुख्यतः मांगें 3 ही जो कि प्रत्यक्ष होती हैं। एक है प्रशासन में सुधार, दूसरा प्रशासन के साथ भारतीयों का अधिकाधिक भागीदारी और तीसरा शिक्षा में सुधार। ये सिलसिला लगातार बढ़ता चला गया जैसे-जैसे मध्य वर्ग का विस्तार होता गया। एक तर्क जो महत्वपूर्ण है वो ये कि 1857 की क्रांति के बाद जब भारत का शासन सीधे ब्रिटिश महारानी के हाथ में आ गया, तो भारतीय ब्रिटिश महारानी की प्रजा भी हो गए। जाहिर-सी बात है, एक महारानी के अंतर्गत जिसमें कि सारी प्रजा समान रूप से देखी जानी चाहिए थी, भारतीयों को नागवार गुजरता था कि उनके साथ ब्रिटिश, यूरोपियन या एंग्लो इंडियन की तुलना में भेदभावपूर्ण व्यवहार क्यों होता है। एक समान नागरिक चेतना, नागरिक अधिकारों की चेतना जो 19वीं शताब्दी में लगातार बढ़ती हुई जा रही थी, इसे आधुनिक शिक्षा के प्रभाव या पाश्चात्य शिक्षा के बहाने आधुनिक मूल्यबोध के विस्तार का नतीजा भी कह सकते हैं, ने धीरे-धीरे अपने आप को संगठित करना शुरू कर दिया। इसी क्रम में 1850 के बाद महत्वपूर्ण संगठन ईस्ट इंडियन एसोसिएशन, जिसे कि दादा भाई नौरोजी ने स्थापित किया। 1867 में पूना सार्वजनिक सभा, जिसकी स्थापना महादेव गोविंद रानडे ने की, और उसके साथ ही 1875 में शिशिर घोष द्वारा स्थापित इंडियन लीग।
इन सारे संगठन और पूर्ववर्ती संगठनों को देखें तो एक महत्वपूर्ण बात समझ में आती है। एक 1850 के बाद अधिकाधिक मध्य वर्ग इस राजनीतिक संगठन में शामिल होने लगा। लेकिन जब हम उनकी मांगों को देखते हैं, तो ये मांगें असल में पूर्व मांगों का ही विस्तार नजर आती हैं। उदाहरण के तौर पे मांगों में प्रशासन में भारतीयों की अधिकाधिक भागीदारी, एक। दूसरा, उच्च पदों पर भारतीयों की नियुक्ति। तीसरा, न्यायपालिका और कार्यपालिका में पृथकीकरण। चौथा, प्रशासन में सुधार। पांचवा, विभिन्न कर जैसे कि गृह कर, नमक कर, आबकारी कर, डाक शुल्क आदि में समाप्ति की मांग। ये सच है कि संगठन में शामिल सदस्यों का स्वरूप वर्गीय अभिव्यक्ति देता था, लेकिन उनकी मांगें भारतीयों के अधिकांशतः वर्गों की मांगों के अनुरूप थीं। और इसीलिए यह असंतोष इतना गहराया कि 1876 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के नेतृत्व में इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना हुई, जिसने बंगाल और बंगाल के बाहर राजनीतिक चेतना को जगाने के लिए और राजनीतिक चेतना को संगठित करने के लिए जबरदस्त काम किया। मुख्यतः इनकी मांगों में तत्कालीन समय के बढ़ते हुए राजनीतिक असंतोष की अभिव्यक्ति दिखती है। जैसे इंडियन एसोसिएशन के आंदोलन को सिविल सर्विसेज आंदोलन भी कहा जाता है, जिसमें कि अंग्रेज सरकार द्वारा सिविल सेवा में बैठने की उम्र 21 वर्ष से घटा के 19 वर्ष किए जाने का विरोध था। इसके अतिरिक्त लॉर्ड लिटन के काल में जिस तरीके से रिप्रेसिव यानी दमनकारी नीति लागू की गई, उदाहरण के तौर पे वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट के माध्यम से भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता का गला घोटने की कोशिश करना हो, या फिर इंडियन आर्म्स एक्ट के माध्यम से भारतीयों से शस्त्र रखवा देने की या उन्हें निशस्त्र कर देने की ब्रिटिश की कुचेष्टा हो। इन के अतिरिक्त रिपन के काल में 1883 में उपजा हुआ इल्बर्ट बिल विधेयक विवाद हो, जिसके तहत रिपन ने कोशिश की थी कि प्रेसिडेंसी के अलावा कस्बे में भारतीय जूरी भी भारतीय जूरी भी, एंग्लो इंडियंस, यूरोपियन, अगर वो फौजदारी मामले में अभियुक्त हैं तो उनके ऊपर जज के रूप में अपना न्याय दे सकते हैं। इल्बर्ट बिल विवाद चर्चित हुआ क्योंकि जिस प्रकार से ब्रिटिशर्स द्वारा यूरोपीय प्रजा द्वारा इसका खुल के विरोध किया गया प्रजातीय श्रेष्ठता की नीति के तहत, और ये मानते हुए कि भारतीय ब्रिटिश के साथ बराबरी नहीं कर सकते, उसने बढ़ते हुए शिक्षित मध्य वर्ग के असंतोष को बढ़ा दिया, क्योंकि यह स्पष्ट होने लगा था कि अपने स्वरूप में कितनी भी कल्याणकारी बात कहने वाला ब्रिटिश शासन असल में प्रजातीय विभेद की नीति के अवलंबन पर आधारित था। लिहाजा मांगे बढ़ रही थी, लेकिन जो स्वर था विरोध का वो असल में संवैधानिक तौर तरीके में ही बंधा हुआ था। विरोध का तरीका था भारत और भारतीयों की मांगों को निरूपित करना, उन्हें उठाना, प्रार्थना पत्रों के माध्यम से शासन और प्रशासन के अधिकारियों को भेजना। यहाँ तक कि यह माना गया कि चूंकि ब्रिटिश में बैठे हुए भारत सचिव और उसके 15 सदस्य या स्वयं महारानी भारतीयों के कष्टों से अनभिज्ञ हैं, इसलिए भारतीय शासन में सुधार एक दूर की कौड़ी लगता है। लिहाजा कोशिश की गई इंग्लैंड में संस्था को बना के वहां भी भारतीयों के पक्ष में उनकी मांगों को उठाना, जैसा कि दादा भाई नौरोजी ने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना करके किया। इस कांग्रेस के पूर्ववर्ती राजनीतिक संगठन और उनकी बढ़ती हुई गतिविधियां, उनके द्वारा उठाई गई मांगे, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, जैसा मैंने पहले भी कहा, दोहराता हूँ उसे, चाहे वो 1875 में कॉटन पर इंपोर्ट ड्यूटी का मसला हो, या फिर 1877 से 80 में सिविल सेवाओं के या सरकारी सेवाओं के भारतीकरण का मसला हो, या फिर वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट का विरोध, या फिर इल्बर्ट बिल का विरोध हो। साथ ही एक बड़े तबके में फैलते हुए राजनीतिक असंतोष, जिसकी की प्रमुख मांगों को मैंने स्पष्ट किया है।
ने लाज़मी कर दिया कि बिखरे हुए राजनीतिक संगठनों के ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेंगे और इसलिए ज़रूरी है कि अब राष्ट्रीय स्तर पर एक राष्ट्रीय संगठन बनाया जाए, जो राष्ट्रीय मांगों के निरूपण में राष्ट्रीय तौर पर संगठित होकर के आंदोलन कर सके। और यही एक महत्वपूर्ण वजह बनती है 1885 में कांग्रेस की स्थापना की। ये जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये उन कुछ महत्वपूर्ण लोगों की फोटो हैं जो प्री कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष रहे या उसके महत्वपूर्ण व्यक्तित्व रहे। जैसा आपको दिखता है, चाहे वो दादा भाई नौरोजी हों या गणेश वासुदेव जोशी हों या महादेव गोविंद रानाडे हों। कांग्रेस 1885 दिसंबर में 28 दिसंबर 1885 में स्थापित की जाती है और इसमें महत्वपूर्ण सहयोग होता है ब्रिटिश के रिटायर्ड सिविल सर्वेंट एओ ह्यूम का, जिन्होंने तत्कालीन महत्वपूर्ण बुद्धिजीवियों के साथ, महत्वपूर्ण मध्य वर्गीय व्यक्तियों के साथ मिलके इस कांग्रेस की स्थापना की। का पहला ऑर्गेनाइजेशन या पहला इसका सम्मेलन 1885 में बॉम्बे में आयोजित हुआ, जिसमें 72 डेलीगेट शामिल थे, जिसमें अधिकांशतः वकील थे। इस कांग्रेस के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी यानी ब्योमकेश बनर्जी जी थे। और इसके बाद कांग्रेस ने यह तय किया कि वो प्रत्येक वर्ष दिसंबर में अलग-अलग शहरों में, अलग-अलग प्रांतों में आ, एक सम्मेलन करेगी। कांग्रेस असल में भविष्य के भारतीय राजनीतिक चेतना की, भारतीय राजनीतिक प्रतिरोध की, भारतीय राजनीतिक संघर्ष की रूपरेखा और कार्यक्रम तय करने वाली थी। इस तरह से कि 1947 तक हम देखेंगे कि उन्हीं तौर तरीकों पर मूलभूत रूप से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन चलता चला गया। शुरुआती दौर में कांग्रेस के जो आरंभिक उद्देश्य थे, उनमें महत्वपूर्ण था एक एक राष्ट्रीय स्तर के संगठन के रूप में कार्य करना, विभिन्न क्षेत्रों की, विभिन्न वर्ग की मांगों को निरूपण करना, उन्हें उठाना। तीसरा, सभी वर्गों, सभी जातियों को इसमें सम्मिलित करना। चौथा, एक शक्तिशाली संगठित ब्रिटिश के खिलाफ प्रतिरोध को पैदा करना, ताकि शासन और प्रशासन में सुधार की मांगों को पूरा किया जा सके। इसके मुख्य उद्देश्यों में, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देखते हैं, एक लोकतांत्रिक राष्ट्रीय आंदोलन की नींव रखना, राजनीतिक रूप से लोगों को शिक्षित और प्रशिक्षित करना, आंदोलन का एक हेडक्वार्टर बनाया जाना जिसके अम्ब्रेला, जिसके तहत सभी जुड़े हुए हों, औपनिवेशिक विरोधी राष्ट्रीय विचारधारा को विकसित और प्रचारित करना, सरकार के सामने लोकप्रिय जनमांगों को प्रस्तुत करना और व्यक्तियों को इन राजनीतिक मांगों के अंतर्गत, इन राजनीतिक मांगों के लिए सफलतापूर्वक एकबद्ध करना। महत्वपूर्ण था राष्ट्रीय एकता की भावना को पैदा करना, साथ साथ राष्ट्रवाद को बहुत संवेदनशील रूप से विकसित और पल्लवित करना। ये बात 1857 की क्रांति की विफलता ने तय कर दी थी। ये सच है कि ब्रिटिश कुछ हजार या लाख थे और भारतीय की जनसंख्या तत्कालीन समय में भी लगभग 23 करोड़ के आसपास थी। यदि भारतीय सम्मिलित होते अपने प्रतिरोध में, तो कोई वजह नहीं थी कि ब्रिटिश यहाँ शासन कर पाते। इसलिए भारतीयों में एकजुटता, उनको एक साझी शत्रु का एहसास कराना और ये बताना कि मुख्य रूप से उनके दुख और उनके निर्धनता, गरीबी और शोषण के जिम्मेदार कौन है, ये बहुत जरूरी था। क्योंकि 1857 की क्रांति पर एक बड़ा आरोप ये भी था क्रांतिकारियों पे कि उनके पास कोई भविष्य उन्मुख सामाजिक राजनीतिक कार्यक्रम नहीं था, न कोई विचारधारा थी। 1885 का भारत उससे आगे बढ़ चुका था। अब उसके पास ठोस, वैकल्पिक, औपनिवेशिक विरोधी न केवल सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक कार्यक्रम थे, बल्कि
उस पे टिक कर संघर्ष करने के लिए तैयार हो रहा एक जुझारू मन भी, जिसे हम राष्ट्रवादी चेतना के साथ संयुक्त होते हुए मन को कहते हैं। कांग्रेस के स्थापना के समय एक महत्वपूर्ण आरोप ये भी था कि कांग्रेस की स्थापना एक सेफ्टी वॉल के रूप में की गई। असल में इस थ्योरी को, इस सिद्धांत को ह्यूम की बायोग्राफी लिखने वाले लेखक विलियम वेडरबर्न, जिन्होंने ये पुस्तक 1913 में प्रकाशित की, से उद्धृत किया गया। उसी में ये कहा गया था कि शिक्षित भारतीयों में पनप रहे असंतोष को एक सुरक्षित रास्ता देने के लिए ब्रिटिश शासन के सहयोग से ही एओ ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना की, ताकि असंतोष एक सेफ्टी वॉल के रूप में निकल सके। और इसीलिए जो मार्क्सिस्ट इतिहासकार हैं, उन्होंने कांग्रेस की स्थापना को लोकप्रिय प्रतिरोध को सैबोटाइज करने के लिए या लोकप्रिय प्रतिरोध के खिलाफ षड्यंत्र रचने रचे जाने के रूप में देखा। इतिहास अलग-अलग व्याख्याएं और अलग-अलग मान्यताओं का पुंज है, लेकिन जैसा कि वाम की ओर झुके हुए विपिन चंद्रा, प्रसिद्ध इतिहासकार विपिन चंद्रा ने इसको रेखांकित किया कि ये ठीक है कि ह्यूम एक उत्प्रेरक हो सकते हैं राष्ट्रीय ताकतों को एक मंच फैलाने के लिए, और ये भी ठीक है कि ह्यूम का इनके साथ जुड़ा रहना ये माना जा सकता है कि वो ब्रिटिश की प्रतिहिंसा को या ब्रिटिश ऐसे किसी संगठन के खिलाफ नाराजगी को कम करेगा और ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध प्रतिरोध को जन्म लेने, स्थापित होने के लिए एक अवकाश देगा। तो कांग्रेस की स्थापना के पक्ष में, चाहे वो सेफ्टी वॉल की थ्योरी हो या फिर कोई और सिद्धांत, इतिहास हमें स्पष्ट रूप से दिखाता है कि कांग्रेस का जन्म और कांग्रेस की स्थापना वस्तुतः भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को आकार देने में, उसको रचने में, जन आकांक्षाओं को आगे बढ़ाने में, नागरिक अधिकार और मांगों के लिए संघर्ष की लड़ाई को महत्वपूर्ण निर्णायक रूप तक ले जाने के लिए महत्वपूर्ण होने वाला था। और इसीलिए ये कह सकते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की मुख्य धारा को असल में बल तभी मिला जब कांग्रेस की स्थापना हो गई। ये कांग्रेस थी जिसने नागरिक आकांक्षाओं के, नागरिक अधिकारों की मांग को विभिन्न वर्गों में विस्तारित किया। ये कांग्रेस ही थी जिसने बताया कि स्वशासन की आकांक्षा असल में एक वैध और स्वाभाविक मांग है लोगों की, और ये उसी ने बताया कि राष्ट्रीय स्तर पर एकजुट हुए बिना जनप्रतिरोध सफल नहीं हो सकते हैं। और यही वजह है, आने वाले समय में तमाम उतार चढ़ाव के बावजूद राष्ट्रीय आंदोलन का निर्णायक संघर्ष असल में कांग्रेस और उसके नेतृत्व में ही लड़ा जाने वाला था, या फिर लड़ा गया। ये ठीक है कि समय-समय पर उन नेताओं की नीतियों में, मांगों में बदलाव आते रहे, पर ये तो पूरी दुनिया का सच है। इसलिए अंततः ब्रिटिश और उसकी नीतियों के विरोध में उभरी हुई राजनीतिक चेतना का ही मूर्त रूप था भारत में कांग्रेस से पूर्व और कांग्रेस स्वयं के रूप में पनपे हुए राजनीतिक संगठन, जिन्होंने सफलतापूर्वक ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध भारतीयों की स्वशासन की, स्वतंत्रता की नींव को न केवल आकार दिया, बल्कि उनकी स्वतंत्र होने की आकांक्षाओं को मूर्त रूप भी दिया। थैंक यू।